जमीन पर सबसे बड़ा ओशन 16 करोड़ 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसका नाम पैसिफिक ओशियन है। ये ओशन जमीन के 30% हिस्से पर फैला हुआ है। जमीन के 70% से ज्यादा हिस्से पर सिर्फ पानी मौजूद है और जमीन के समुद्र में 133 करोड़ 50 लाख क्यूबिक किलोमीटर से ज्यादा पानी मौजूद है। लेकिन क्या आप इस बात का यकीन करोगे कि साइंसदानों ने एक ऐसा ओशन फाइंड किया है जिसमें जमीन के समुद्र से 3 गुना ज्यादा पानी हो सकता है। ये समुद्र किसी दूसरे सियारे पर नहीं है बल्कि हमारी जमीन के अंदर मौजूद है। आखिर साइंसदानों को इस समुद्र के बारे में कैसे पता चला? कई लोग सोचते हैं कि जो समुद्र हमें जमीन पर नजर आता है वो इतना ज्यादा गहरा है कि उसकी गहराई जमीन की कोर तक जाती है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। जमीन पर मौजूद ओशन का सबसे डीप पॉइंट चैलेंजर डीप है, जो पैसिफिक ओशन में मौजूद है। इसकी गहराई 10,935 मीटर है, जबकि बाकी ओशन की गहराई सिर्फ 3,600 मीटर है। अगर हम इन ओशंस को जमीन की लेयर के लिहाज से देखें तो ये ओशन सिर्फ जमीन की क्रस्ट तक ही फैले हुए हैं, उससे नीचे नहीं जा सकते और क्रस्ट जमीन का सिर्फ 1% हिस्सा है। हाल ही में साइंसदानों ने जमीन की अंदरूनी लेयर्स में सरफेस की निस्बत 3 गुना ज्यादा बड़ा ओशन फाइंड किया है। साइंस के मुताबिक ये ओशन अपर और लोअर मेंटल लेयर के आसपास मौजूद होगा, यानी जमीन की सरफेस से 2000 किलोमीटर नीचे। लेकिन यहाँ ये सवाल आता है कि साइंस को इतनी गहराई में ये कैसे मिला? हाल ही में साइंसदानों को अफ्रीका के एक मुल्क बोट्सवाना में एक डायमंड मिला था, जिसके बारे में ये ख्याल किया गया कि ये डायमंड वोल्केनिक एरप्शन की वजह से जमीन की सतह पर आया है, लेकिन इससे पहले ये जमीन से 660 किलोमीटर नीचे था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमें ये कैसे पता चला कि ये डायमंड 660 किलोमीटर नीचे था। ये बात जर्मनी के एक इंस्टीट्यूट फॉर जियो साइंस के साइंसदानों ने इस डायमंड को रोमन इलेक्ट्रोस्कोप की मदद से एनालाइज करके पता लगाई थी कि ये 660 किलोमीटर की गहराई से आया है। ये बात आप जान लें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हम मॉलिक्यूल्स के फिंगरप्रिंट्स के जरिए उसके बारे में सब कुछ जान पाते हैं कि वो कैसे बना और वह जमीन की कितनी गहराई में मौजूद है। बोट्सवाना में मिलने वाले डायमंड में साइंसदानों को रिंग वॉटी और वेट्सलाइटी के नाम से 2 मिनरल मिले। इन दोनों में एक खासियत है कि ये दोनों मिनरल अपने अंदर पानी की काफी ज्यादा मिकदार को जज़ब कर लेते हैं। साइंसदानों को उस मिलने वाले डायमंड में पानी मिला और ये पानी उसी समुद्र का है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब सोचने वाली बात ये है कि आखिर जमीन की गहराई में इतना बड़ा समुद्र कैसे बना? जमीन के सरफेस बहुत ज्यादा टेक्टोनिक प्लेट से बनी हुई है। ये प्लेट एक दूसरे को स्लाइड करती रहती हैं, जिससे नई प्लेट बनती रहती हैं। इस प्रोसेस को सबडक्शन कहा जाता है और ये प्रोसेस ओशन की सरफेस में सबसे ज्यादा मिलता है। ये सबडक्शन वोल्केनिक एरप्शन की वजह से बनती है और जब ये प्रोसेस हो रहा होता है तो इसके दौरान कुछ डेंट्स बन जाते हैं, जिनकी वजह से समुद्र का पानी जमीन के नीचे जाना शुरू हो जाता है और ये पानी कई अरब सालों से नीचे जा रहा है, जिसकी वजह से जमीन के नीचे इतना बड़ा समुद्र बन गया। इससे हमें एक और बात पता चलती है कि जमीन के हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जिसमें बारिश से लेकर इवेपोरेशन जैसे प्रोसेस शामिल हैं, वो सिर्फ जमीन की ऊपर वाली सतह तक नहीं रहते बल्कि इसका ताल्लुक जमीन की अंदरूनी लेयर से भी है। जिस ओशन को साइंसदानों ने जमीन की अंदरूनी लेयर्स में फाइंड किया है वो जमीन के ऊपर मौजूद समुद्र की तरह लिक्विड नहीं है, बल्कि वहाँ पर पानी पत्थरों के दरमियान क्रिस्टल की शक्ल में मौजूद है, यानी पानी जमा हुआ है। और ये पहली बार नहीं हुआ कि जमीन के अंदर ओशन की बात सामने आई है, बल्कि इससे पहले भी एक साइंसदान जोलस ने 19वीं सदी में सबसे पहले जमीन के अंदर ओशन के मौजूद होने का आइडिया दिया था और 21वीं सदी तक आते आते हमें इसके सबूत मिलना शुरू हो गए। अब सोचने वाली बात यह है कि ये ओशन असल में कितना बड़ा है और जमीन के किन किन एरियाज में फैला हुआ है। इन सारी बातों के बारे में हमें आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन ये बात हकीकत है कि ये ओशन असल में मौजूद है। अब यहाँ एक सवाल आता है कि क्या हम इसके पानी को जमीन के अंदर से निकाल कर सतह पर ला सकते हैं? तो दोस्तों, ऐसा करने के लिए हमें सबसे पहले इस ओशन तक जाना होगा
लेकिन अभी के लिए फर्ज कर लेते हैं कि ये जमीन के नीचे 600 किलोमीटर की गहराई से शुरू होता होगा। तो क्या हम इतनी गहराई तक जा सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। 1970 में सोवियत साइंसदानों ने रशिया और नॉर्वे के बॉर्डर के करीब एक सुपर डीप बोर होल को ड्रिल करना शुरू किया। 1989 तक वो 12,262 मीटर की गहराई में पहुंच गए। ये इंसानी तारीख में किया गया सबसे गहरा बोर होल था और हमारे पास अभी जो भी टेक्नोलॉजी है उसकी मदद से हम इससे ज्यादा नीचे तक नहीं जा सकते। यानी फिलहाल उस पानी को जमीन पर लाने के लिए हमारे पास कोई भी अच्छा तरीका मौजूद नहीं है। लेकिन हकीकत में जमीन के अंदर पानी का बहुत बड़ा समुद्र मौजूद है। इसके बाद बात करते हैं 27 दिसंबर 1984 को अंटार्कटिका के एलन हिल्स में साइंसदानों की टीम को एक ऐसा पत्थर मिलता है जो उस इलाके का नहीं लग रहा था। जब उस चीज को लैब के अंदर ले जाकर स्टडी किया गया तो पता चला कि ये एक मेट्रॉइड है। असल में इस एरिया में मेट्रॉइड बहुत ज्यादा तादाद में गिरते हैं क्योंकि यहाँ इंसान नहीं रहते, इसीलिए ये मेट्रॉइड बर्फ के अंदर दफन हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनको तलाश करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन साइंसदान फिर भी इस एरिया में मेट्रॉइड को फाइंड करते रहते हैं। लेकिन ये जो मेट्रॉइड मिला था इसने साइंसदान को बहुत ज्यादा हैरान किया। इस मेट्रॉइड का नाम रखा गया ALH 84001। जब साइंसदानों ने इसकी उम्र के बारे में जानने की कोशिश की तो पता चला ये 17 मिलियन साल पहले मार्स पर मौजूद था। साइंसदान के मुताबिक उस वक्त मार्स आज के मार्स के मुकाबले में बिल्कुल मुख्तलिफ था। लेकिन फिर एक मेट्रॉइड टकराया जिसकी वजह से मार्स का बहुत सारा हिस्सा टूटकर स्पेस में चला गया, जिसमें ये मेट्रॉइड भी शामिल था। लाखों सालों तक ये स्पेस में घूमता रहा और फिर आज से 13,000 साल पहले ये जमीन पर गिर गया। साइंसदान के मुताबिक जब ये मार्स पर था तब वहाँ पानी लिक्विड फॉर्म में हुआ करता था। यहाँ पानी होता है वहाँ लाइफ के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो हो सकता है कि मेट्रॉइड पर लाइफ का कोई ना कोई सबूत मौजूद हो। कई सालों तक इसे स्टडी किया जाता रहा और फिर 6 अगस्त 1996 को नासा ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया। उस पेपर में लिखा था कि जब 1984 में मिलने वाले मेट्रॉइड को स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो साइंसदानों को उसके अंदर 20 से 100 नैनोमीटर के डायामीटर वाले स्ट्रक्चर मिले। हो सकता है ये माइक्रोबैक्टीरिया के फॉसिल्स थे। कुछ दिनों के बाद इसका कंप्लीट पेपर साइंस नाम के एक जर्नल में पब्लिश हो गया। लेकिन साइंसदानों को लग रहा था कि ये फॉसिल्स हमें मिले हैं, ये जमीन के बैक्टीरिया के फॉसिल्स भी हो सकते हैं। जिसके बाद नासा ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया और ये बात वहीं दब गई। और 2025 में नासा ने कहा कि परसीवरेंस रोवर ने मार्स पर 1 साल पहले जो सैंपल इकट्ठे किए थे उसमें पोटेंशियल बायोसिग्नेचर मिले हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि नासा का रोवर जमीन से दूर मार्स पर मौजूद है और ना ही वहाँ से सैंपल जमीन पर आए हैं, तो इतनी दूरी से नासा ने उन सैंपल्स को कैसे स्टडी किया? असल में इस रोवर में तो बहुत एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है जो सैंपल को अच्छी तरह से स्कैन करके उसके अंदर मौजूद चीजों की एक लिस्ट तैयार करते हैं, जिससे साइंसदान को पता चल जाता है कि सैंपल्स में क्या कुछ मौजूद है। अगर किसी चीज में लाइफ का छोटा सा भी सबूत मिलता है तो ये आलात उसे हाईलाइट कर देते हैं। इस नाम के पत्थर की तस्वीर खींची। देखने में ये आम पत्थर की तरह दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जब आप इसे गौर से देखें तो आपको सेम लेपर्ड की बॉडी पर बने ब्लैक स्पॉट्स की तरह इस पत्थर पर ब्लैक और व्हाइट स्पॉट्स दिखाई देंगे। इन स्पॉट्स को लेपर्ड स्पॉट्स का नाम दिया गया। ये निशान एक सेडिमेंट्री रॉक्स पर बने हैं। ये निशान ऐसे रॉक्स पर तब बनते हैं जब हेमाटाइट यानी ऐसे पत्थर जिनकी वजह से मार्स की सतह लाल दिखाई देती है के साथ किसी तरह का केमिकल रिएक्शन होता है जिससे पत्थर का रंग चेंज हो जाता है। अब गौर करने वाली बात यह है कि जब भी हेमाटाइट पत्थरों को लाल से सफेद करने वाला केमिकल रिएक्शन होता है तो इस रिएक्शन के साथ आयरन और फॉस्फेट भी खारिज होते हैं, जिनकी वजह से पत्थर पर ऐसे स्पॉट्स बन जाते हैं। साइंसदान के मुताबिक जमीन पर भी ऐसा देखा गया है। इस तरह के कंपाउंड्स छोटी लाइफ के लिए एनर्जी का जरिया बनते हैं, जिससे छोटी लाइफ की ग्रोथ होती है। नासा की रिपोर्ट के मुताबिक इन स्पॉट्स में 2 और आयरन रिच एलिमेंट्स मिले थे
जिनके नाम विवियन नाइट और ग्रीक गाइट हैं। विवियन नाइट जमीन पर डेड ऑर्गेनिक मैटर के आसपास पाया जाता है, जबकि ग्रीक गाइट, जिसे आयरन सल्फाइड भी कहते हैं, इसे माइक्रोबायोस यानी छोटी लाइफ खारिज करती है। यानी साइंसदान के मुताबिक ये लाइफ का सबूत है। असल में ये पत्थर या जीरो क्रेटर के अंदर मौजूद हैं। इस क्रेटर में पहले पानी हुआ करता था, जो इस बात का सबूत है कि ये निशान छोटी लाइफ का घर हुआ करते थे। इसके अलावा परसीवरेंस रोवर ने इस पत्थर में कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फाइंड कर लिया है, जिससे भी ये बात कंफर्म हो जाती है कि ये निशान लाइफ के सबूत की तरफ इशारा कर रहे हैं। इस डिस्कवरी के 3 दिनों बाद इस पत्थर के पास वाले एरिया में परसीवरेंस रोवर ने ड्रिल किया और वहां की मिट्टी के कुछ सैंपल्स को अपने पास रख लिया। इस रोवर को ऐसे प्रोग्राम किया गया है, जब इसे किसी सैंपल में लाइफ का सबूत मिले तो वो उस सैंपल को एक टाइटेनियम से बनी ट्यूब में सील करके स्टोर कर लेता है। टाइटेनियम ट्यूब के अंदर ये सैंपल कई सालों तक उसी कंडीशन में रहता है जैसे इसे स्टोर किया गया था। इन ट्यूब्स के अंदर सैंपल्स को इसीलिए रखा जाता है कि मार्स के हार्श एनवायरनमेंट में लाइफ का सबूत खत्म ना हो जाए। अभी तक परसीवरेंस रोवर ने जीरो क्रेटर से 28 सैंपल्स लेकर टाइटेनियम ट्यूब में सील कर लिए हैं। ये रिसर्च नासा के रोवर ने की है, लेकिन नासा खुद इन सैंपल्स को स्टडी करना चाहता है, इसीलिए एक सैंपल रिटर्न मिशन का प्लान किया जा रहा है। इस मिशन में एक रोवर होगा जिसे मार्स पर लैंड करवाया जाएगा। ये रोवर सभी ट्यूब्स की लोकेशन पर जाकर उनको इकट्ठा करके लैंडर में स्टोर करेगा। फिर इन सैंपल्स को जमीन की तरफ भेजा जाएगा ताकि साइंसदान खुद उनको देख सकें। अब क्योंकि ये प्लान काफी ज्यादा एडवांस लग रहा है, तो इसलिए नासा ने इस प्लान के लिए 2026 का टाइम दिया है और कहा कि 2030 तक ये सैंपल्स हर हाल में जमीन पर आ जाएंगे। ये बात मैं आपको बता दूं, ये कायनात अल्लाह की है। अल्लाह जब चाहे और यहाँ चाहे लाइफ पैदा कर सकता है। वो हर चीज पर कादर है। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।